यूट्यूब चैनल हम कर रहे हैं क्या बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 का। ठीक है, तो भाई हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था, इसके पहले पार्ट्स को आपको देख लीजिए एक बार। हम पहुंचे थे सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो नीट में ना कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सेरीन का स्ट्रक्चर, सिस्टीन का स्ट्रक्चर, टायरोसिन का स्ट्रक्चर, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर। नीट में इन सबको ऐसे ही मतलब एनसीईआरटी में ऐसे ही दे दिया है, तो आपको ऐसे ही करना है, इसको याद कर लेना है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पूछ देगा। ठीक है, मैंने बताया था टायरोसिन जो है एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, देख लो स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है, इसको समझाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बस इतना है कि सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ग्रुप्स, एसिड का ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, सेरीन में SH सल्फ़र का। ठीक है, OH फिनॉल, या इससे ज़्यादा आप टायरोसिन को पहचानना है तो आपको एरोमेटिक ग्रुप दिखना चाहिए। ठीक है, और सेरीन तो बता चुका हूँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है। क्लियर है, ये 3 स्ट्रक्चर आपके लिए नए हैं। और ये एसिड आ गया ग्लूटामिक एसिड का COOH ग्रुप, तो ये ऐसे ही याद हो गया। एरोमेटिक के लिए टायरोसिन को पहचाना जाता है, तो बेंजीन ग्रुप आ गया, तो ये याद हो गया। सिस्टीन में SH ग्रुप जुड़ा है, सल्फर ग्रुप, तो आपको ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ठीक, एनाबॉलिज्म मतलब बायोसिंथेटिक रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन रिएक्शन। ठीक है, एनाबॉलिज्म मतलब होता है बायोसिंथेटिक, किसी चीज़ की सिंथेसिस, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज़ का टूटना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदलता है, और उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी डिग्रेड होती है, डिके होती है ना, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है सिंपल मॉलिक्यूल में टूटते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनके फॉर्म में टूटता है। ठीक है, तो ये एनर्जी भी रिलीज़ करता है इसमें, इसी को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर है? द एनर्जी रिलीज इज टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द सेल्स, यानी कि कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ATP के फॉर्म में सेल्स में रहती है। अब बोलोगे आपने तो डीके वाला एग्जांपल दिया, तो कैटाबॉलिज्म का मतलब हमें समझ ही नहीं है। तो भाई हमारे जो सेल्स हैं ना बॉडी में, वो भी तो ग्रेवयार्ड में जाएंगे, स्प्लीन में जाएंगे, वहाँ डिग्रेड होंगे ना। ठीक है, तो उससे भी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये वो वाला मसला है जी, समझ लो। ऐसे ही समझाने के लिए बताया था अपना बॉडी को लेके। ठीक है, तो नोट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज अबाउट द एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। क्लियर है, ये ब्रांच है बायोलॉजी की। ठीक, सेकंड क्या है? लिविंग स्टेट क्या होता है वो देख लेते हैं। द लिविंग स्टेट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट इज एबल टू परफॉर्म द वर्क, यानी कि इक्विलिब्रियम में वर्क ज़ीरो होता है और नो वर्क मीन्स डेथ। तो यहाँ पे वर्क तो होना चाहिए, है ना। तो नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने देखा होगा, तो उसमें वर्क क्या होता है? ज़ीरो होता है। और वर्क ज़ीरो मतलब कि हमारी डेथ, तो डेथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए नॉन इक्विलिब्रियम में हमें रहना पड़ेगा। लेकिन स्टेडी, हमें स्टेबल रहना होगा अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उसी को हम वर्क कहते हैं, यानी कि वर्क करने के लिए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारी बॉडी होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि यहाँ पे देखो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में वर्क ज़ीरो हो जाता है और नो वर्क मीन्स डेथ। तो अगर लिविंग स्टेट का डेफिनेशन देखें तो लिविंग स्टेट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट एबल टू परफॉर्म द वर्क। क्लियर है? सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक, अब आगे हम एंजाइम्स को पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी, तो चलो अब एंजाइम्स को देखते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है? सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, कुछ को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? राइबोजाइम इज़ अ न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज़ अ एंजाइम दैट इज़ नॉन प्रोटीनेशियस। बताया था मैंने कि 23 SRRNA जो था, है ना, 23 SRRNA जो था, ट्रांसलेशन प्रोसेस में बताया होगा मैंने कि वो क्या था? रिबोजाइम एंजाइम जो है, जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है, उसने कैटालाइटिक एक्टिविटी शो की थी, और ये एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो अगर ये न्यूक्लिक एसिड से बना है तो ये प्रोटीन से थोड़ी ना बनेगा, तो ये न्यूक्लिक एसिड से बना है, और इसे नॉन प्रोटीनेशियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन से नहीं बना है। तो रिबोजाइम, है ना, राइबोजाइम जो भी पढ़ना है पढ़ लो, इज़ ए न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ एन एंजाइम दैट इज़ नॉन प्रोटीनेशियस एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर एक्सेप्ट, जितने भी बचे एक्सेप्ट रिबोजाइम आर प्रोटीनेशियस एंजाइम। क्लियर? Third point, enzyme is a protein with 3-dimensional structures including an active site or crevice or pocket that convert a substrate into a product. देखो
एंजाइम एक चाबी की तरह है। ये डिवाइस या सॉकेट या फिर कुछ भी बोल दो, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट आता है ना, और बदल जाता है प्रोडक्ट में। ठीक, ये इसका सॉकेट है, यानी कि एक तरह का ताला रहता है ना, उसमें चाबी घुसता है, तो चाबी क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये ताला क्या है, इसके अंदर का सॉकेट है, एक डिवाइस है या फिर पॉकेट है या एक्टिव साइट है एंजाइम का, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होगा तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो उस रिएक्शन को ईजिली करवा देगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, है ना, रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी कम खपत होगी। तो यही चीज़ कहा गया है कि एनर्जी एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। पाँचवा पॉइंट, ईच एंजाइम वर्क इफिशिएंटली एट ऑप्टिमम टेम्परेचर pH एंड लेस और मोर देन द टेम्परेचर pH डिक्लाइंस द एक्टिविटी, यानी कि देखो हम ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 35 to 37 होता है, और इस टेम्परेचर में हमें बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होता है। वैसे ही एंजाइम्स भी कुछ टेम्परेचर पे कंफर्टेबल होते हैं, हाई इफिशिएंसी शो करते हैं, यानी कि अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा शो करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर उनका हो सकता है 30 हो, 50 हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है ना, उसी को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, यानी उससे कम में, उससे ज़्यादा में उनकी इफिशियंसी डिक्रीज़ होती है। समटाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर में एंजाइम डिग्रेड या फिर डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। ठीक, यही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या है, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर। ठीक है, नॉट इसेंशियली कंटेन CHO, इसके अलावा अदर एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो इफ़िशिएंटली वर्क करता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, इतना ही याद रखो। ठीक है, ये ज़्यादा आपको समझने के लिए नहीं है, ऐसे ही लिखा हूँ इसको, नॉट इसेंशियली विथ कंटेन द CHO, इसके अलावा अदर एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। अरे इनऑर्गेनिक मतलब जानते हो ना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको कंटेन करेगा, ऐसा कैटलिस्ट। क्लियर है, इतना ही याद रखना है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे भी इफिशिएंटली वर्क करता है। हाँ, बाकी एंजाइम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, अब हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं जो एंजाइमेटिक इसके इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको बताएंगे। तो केमिकल रिएक्शन कैसा कैसा होता है उसको देख लेते हैं। तो एक फिजिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, साइज, शेप, स्टेट चेंजेस। ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो कैटलिस्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो जी, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को जल्दी कराने में मदद करे, यानी एक तरह का एंजाइम ही होता है, कैटलिस्ट को एंजाइम ही कह सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वाला ये यहाँ पे रखना डेफिनेशन, बॉन्ड ब्रेक और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम या कैटलिस्ट की मदद से कार्बोनिक एसिड को बनाया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बहुत बार देखने मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट कैटलिस्ट ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, यानी कि बिना कैटलिस्ट के सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे कार्बोनिक एसिड के 1 घंटे में। लेकिन जब कैटलिस्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट हुआ तो 60,000 मॉलिक्यूल्स हर सेकेंड बन रहे थे, किसके, कार्बोनिक एसिड के, किसकी मदद से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो इसको टर्न ओवर नंबर बोलते हैं, Km वैल्यू बोलते हैं, यानी कि इसकी इफिशियंसी, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म पर मिनट बाय सिंगल एंजाइम इज कॉल्ड टर्न ओवर नंबर या फिर Km वैल्यू। क्लियर, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। 2 टाइप का होता है, एक एंडोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी दिया जाता है। ठीक है, इसको एनर्जी देनी पड़ती है ताकि रिएक्शन हो सके। ठीक है, देखो नीट के पेपर में ऐसे दे देगा कभी भी। ठीक है, तो P और S क्या है बता देता हूँ। S मतलब सबस्ट्रेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, P मतलब प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि पहले ये जो सबस्ट्रेट है जो कि प्रोडक्ट में बदलेगा एंजाइम की मदद से, इसको सबस्ट्रेट बोलेंगे और इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नीट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे दे देगा। ठीक है, ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी लिख देगा इस तरफ, और यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिएक्शन लिख देगा। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ आता है प्रोडक्ट में, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये किसका एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और अगर सबस्ट्रेट नीचे से ऊपर जाके प्रोडक्ट बनता है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में आ रहा है ना, तो ये नीचे जा रहा है,
टूट रहा है मान लो, ठीक है, तो इसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो आप समझ सकते हो ये एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सबस्ट्रेट नीचे से ऊपर जा रहा है तो पावर लग रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक। आप इस तरह से समझ सकते हो। अगर हम साइकिल को पहाड़ी से नीचे उतारते हैं, ठीक है, तो अपने आप उतर जाती है, ठीक है, ऊपर से ज़्यादा स्पीड पकड़ती है, ठीक, तो कोई एनर्जी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लगी, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं पहाड़ी में तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये एंडोथर्मिक है, ठीक। क्लियर है, छोटी सी ट्रिक है, याद रखना है, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कंप्लीट। पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप इस तरफ और इस तरफ प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, ओके। अब देखो नोट क्या करना है, एंजाइम या कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। हमने बताया था कि एंजाइम या कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा ग्राफ एनसीईआरटी में दिया जो कि नीट में बहुत बार पूछा गया है। सपोज करो ये पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ है वाई पे, और एक्स पे क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। हमने एक्सोथर्मिक का एग्जांपल लिया, सबस्ट्रेट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, ठीक है। जब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। पहले बता देते हैं जब एग्जाम नहीं था तो ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये बीच में ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी यानी एंजाइम इस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम नहीं था। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही एंजाइम आया यहाँ पे, है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस आ गया यहाँ पे एंजाइम, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑटोमेटिक कम हो गई। दिख रही है छोटी वाली लाइन, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि एंजाइम की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो नीट में क्वेश्चन कहाँ से आता है, एंजाइम का फंक्शन इनमें से कौन सा है, तो एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत बार क्वेश्चन नीट में ऐसे ही आया है, क्लियर। अब आगे हम नेचर ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे। चलो जी, देख लो कि नेचर ऑफ एंजाइम कैसे होता है, एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट में याद करना, बहुत मज़ा आएगा। तो पहला है कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक। तो पहला पॉइंट इसका देख लेते हैं, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फिट्स इनटू ऑफ एंजाइम एक्शन में पहला पॉइंट क्या है, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फिट्स इनटू इट्स एक्टिव साइट। सपोज करो एक सबस्ट्रेट है, मैंने बताया था ताले की जैसे, यहाँ पे एक्टिव साइट है, इसमें ये सबस्ट्रेट जो ये वाला है ना, ये फिट हो गया ऐसे आके, ठीक है। और यहाँ पे फिट होने के बाद ये चेंजेस होंगे इसमें कुछ, और ये प्रोडक्ट बन के निकलेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द एंजाइम अल्टर इट्स शेप एंड मोर टाइटली फिट अराउंड द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी कि देखो ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, ठीक। अब ये प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे ये एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिल जाएंगे आपस में, और ये बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये क्लियर। और इसके सबस्ट्रेट में शेप में, है ना, चेंजेस आएंगे एंजाइम की वजह से। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, समझ आ जाएगा, एक्टिव साइट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब जो एक्टिव साइट है, यानी कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। रीज़न, क्योंकि देखो केमिकल चेंजेस तो आ गए सबस्ट्रेट में, ठीक है, शेप वगैरह चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एंजाइम है, अब ये प्रोडक्ट को, मतलब सबस्ट्रेट को चेंज कर चुका है, ये प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, अब ये दोनों टूटेंगे आपस में, और एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग बन जाएगा, ठीक है। द एंजाइम रिलीजेज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, नाउ द फ्री एंजाइम अगेन रेडी टू बाइंड अनदर सबस्ट्रेट। यानी कि देखो कैटलिस्ट क्या होता है, जो ख़त्म नहीं होता कभी किसी रिएक्शन में। तो एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को बांधा, ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट बना दिया उसको सबस्ट्रेट को, ठीक है। और अब एंजाइम अलग प्लस प्रोडक्ट बन के तैयार, ठीक। और ये एंजाइम फिर से बाइंड होगा किसी अदर सबस्ट्रेट के साथ, और फिर से वही प्रोसेस जारी रहेगी, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एक बार समझ लो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिले आपस में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिट हुआ ना सबस्ट्रेट इसमें एंजाइम में, और फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या है देखो, फ्री एंजाइम अगेन रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। क्लियर है, ये था एक्शन, एंजाइम का एक्शन, कि कैसे एंजाइम फंक्शन करता है, कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है एंजाइम शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट पार्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच बट बिलो या फिर एबो
ऑप्टिमम टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइंस, यानी कि मैंने बताया था हमारी जो बॉडी टेम्परेचर 37 है, हमें मज़ा आता है यहाँ पे, इससे ज़्यादा हुआ इससे कम हुआ हमें तकलीफ़ होती है। वैसे ही एंजाइम को भी तकलीफ़ होती है। मान लो 50 डिग्री सेल्सियस उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो इससे कम हुआ इससे ज़्यादा हुआ तो उसकी एक्टिविटी पर असर पड़ेगा, कम होगी उसकी एक्टिविटी, ठीक है। तो वैसे ही एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या pH चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 50 है, ठीक है। सपोज़ करो जो वेलोसिटी है रिएक्शन की या फिर एंजाइम की एक्टिविटी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोलो, और इस तरफ टेम्परेचर को रखते हैं, pH को रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम pH मान लो इसका क्या है 5 है और इसका क्या है 50 टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर पहुंचने के बाद इसकी एक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है, एक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है, लेकिन इससे कम में और इससे ज़्यादा में इसकी डिक्लाइन हो जाती है एक्टिविटी, समझ आ रहा है। और ऑप्टिमम pH यानी कि 5 है, तो उससे कम में उससे ज़्यादा में इसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, एंजाइम की एक्टिविटी, क्योंकि ये एंजाइम एक्टिविटी इधर है और ये pH है, ठीक है। ये देखो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है और इधर और डिक्रीज़ हो रही है, सिर्फ यहाँ पे सबसे ज़्यादा है जो कि ऑप्टिमम pH है और यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और ये एंजाइम एक्टिविटी इस तरफ, ये वेलोसिटी ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या फिर एंजाइम की एक्टिविटी बोल सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम या ये ग्राफ सीधा नीट में क्वेश्चन में आता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक और है कि कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। तो विद द इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी राइजेस, इंक्रीज होता है फर्स्ट, है ना, बट आफ्टर इच रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। बिकॉज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट आर मोर देन द एंजाइम, देन नो पॉइंट ऑफ एंजाइम substrate and no product formation will be occur, that's why velocity of reaction not rise further। देखो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम दोनों मिलते हैं, मान लो एंजाइम 100 है, एंजाइम यहाँ पे 100 है और यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट 50 है, तो 50 तो बाइंड हो गया, 50 है ना, एंजाइम अभी भी है, तो 50 और सबस्ट्रेट डालो तो और इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि टोटल कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो टोटल 100 एंजाइम के लिए 100 सबस्ट्रेट डाल दिए, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते गए, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती गई, एक एक्सटेंट तक वेलोसिटी बढ़ती गई, ठीक है। लेकिन जब 100 सबस्ट्रेट और 100 एंजाइम 100 है, 100 सबस्ट्रेट कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे 150 हमने 50 और ऐड कर दिया सबस्ट्रेट को, तो यहाँ पे तो एंजाइम फ्री है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होनी चालू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 100 एंजाइम्स 100 सबस्ट्रेट के साथ फिट है और ये जब तक फ्री नहीं होता तब तक 50 वाला इंतज़ार करेगा, इसलिए एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे उसी डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, इसे एक बार देख लो, ठीक। सपोज़ करो इस तरफ वेलोसिटी है रिएक्शन की या फिर एंजाइम की एक्टिविटी है, ठीक, और इस तरफ है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, देख रहे हो ये वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एक एक्सटेंट के बाद, यानी कि यहाँ पे है ना, यहाँ तक कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद अब ये 100 के पार जाएगा, तो 100 के पार जाने के बाद नॉट इंक्रीजिंग फर्दर, ये फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 100 वाला 100 के साथ 100 सबस्ट्रेट के साथ अपना बॉन्ड बना चुका है एंजाइम, जब तक इसको पूरी तरीके से प्रोडक्ट में बदल नहीं देता एंजाइम, तो 100 के 100 एंजाइम क्या होंगे, फ्री नहीं होंगे ना, तब तक ये क्या करेगा, इंतज़ार करेगा, यानी कि नहीं डिक्रीज़ करेगी नहीं इंक्रीज़, यानी कि नॉट इंक्रीजिंग फर्दर, कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, यहाँ पे देखो हाफ वेलोसिटी है वी मैक्स बाई 2, कहाँ पे हो रही है, जब ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है दोनों, है ना, 50-50 पे, है ना, दोनों 100 एंजाइम है और 50 सबस्ट्रेट डाला हमने, ठीक है। तो 50 इसके साथ मिक्स हो गया, 50 एंजाइम अभी बचा है, तो हाफ ये एक्टिविटी जो है ना, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है, यानी एक्टिव एंजाइमेटिक एक्टिविटी हाफ पे बहुत ज़्यादा होती है ना, हाफ तक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करता है, उसके बाद जैसे ही बढ़ेगा 100 तक पहुंचेगा, उसके बाद ये कांस्टेंट होना चालू हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, वहाँ पे जाके एकदम लेवल पे आ जाता है, ठीक है। और शुरू में हाफ तक जाने के लिए ये कॉन्स्टेंटली दोनों के दोनों एक साथ इंक्रीज़ करेंगे, वहाँ जाके वेलोसिटी एकदम बराबर हो जाएगी और कॉन्सनट्रेशन को हम लगातार इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, समझ आया। तो इंक्रीज़ ज़्यादा नहीं होगा अगर 100 के पार चले गया तो, क्लियर है। ये डायग्राम नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। वी मैक्स बाय 2 यानी वेलोसिटी मैक्सिमम बाय 2 दिया है, यानी कि हाफ वेलोसिटी या फिर हाफ ऑफ द रिएक्शन, क्लियर। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो ये चीज़ बता दिया था मैं, KM जो लिखा हुआ है ना हाफ वेलोसिटी के साथ यहाँ पे, तो उसे हम टर्नओवर नंबर बोलते हैं, यानी कितने एंजाइम्स कितने सबस्ट्रेट को एक बार में 1 मिनट में प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं, उसे को KM बोलते हैं, टर्नओवर नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो नोट्स को देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल विच कैन शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड इनहिबिटर, यानी ऐसा केमिकल जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सकता है उसी समय, उसी को इनहिबिटर कहते हैं, एंड उस प्रोसेस को हम इनहिबिशन कहते हैं। व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर
एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यानी कि देखो, जब यही इनहिबिटर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा वो सबस्ट्रेट के जैसा दिखाई देगा, सबस्ट्रेट के जैसा दिखाई देगा, जिसे एंजाइम जो है कैटालाइज करने वाला है इसके जैसे दिखाई देगा, और यहाँ पे सबस्ट्रेट की जगह आके बाइंड हो जाएगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। क्लियर? यानी कि व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में देन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और तब इस टाइप के इनहिबिटर को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन देगा तगड़ा सबस्ट्रेट को बाइंड होने नहीं देगा, इसी के जैसे दिखता है डुप्लीकेट, तो एंजाइम इसको समझ के, है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को बाइंड कर लेगा और अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को खो देगा। क्लियर? ठीक। अब देखो, इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर गेट फिट्स इनटू द एंजाइम एंड डिक्लाइन द एंजाइमेटिक एक्शन। यही चीज़ मैंने बताया। अब एग्जांपल यहाँ का नीट में बहुत ज़्यादा आता है। एग्जांपल में क्या है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एक केमिकल है, बोल सकते हो। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम है, ठीक है, बाय मेलोनेट जो कि सबस्ट्रेट है, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस बाय मेलोनेट जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, विच क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि सक्सिनेट सबस्ट्रेट है और इसके जैसा मेलोनेट दिखता है जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को के फंक्शन को डिक्लाइन करेगा, इनहिबिशन करेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट, सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनेट, एंजाइम कौन है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, जिसका एक्टिविटी डिक्रीज होगा, ठीक। सच कॉम्पिटिशन इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। कभी कभी बैक्टीरिया के पैथोजेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा उत्पाद मचाते हैं, ठीक है, तो उनके एंजाइमेटिक एक्शन को रोकने के लिए कभी कभी इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है। सिर्फ एक ही चीज़ क्वेश्चन पूछी जाती है नीट में कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, है ना, देखो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस की इनहिबिशन कौन करेगा, तो मेलोनेट जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट कौन है, तो वो मेलोनेट है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट में इस चैप्टर के, तब आपको क्लियर समझ आएगा, ठीक है। देखो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।